25 जुलाई को मनाया जाता है आईवीएफ डे। जी हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये तकनीक उन दंपतियों के लिए वरदान बन के आई जिनका किसी भी वजह से अपना बच्चा नहीं हो पा रहा या फिर वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। लुइस ब्राउन के नाम पर मनाया जाता है आईवीएफ डे 25 जुलाई को, यानी कि दुनिया की पहली आईवीएफ बेबी लुइस ब्राउन पैदा हुई 1978 में। आपको बता दें कि भारत में अगर हम बात करें तो सुभाष मुखोपाध्याय, जिन्हें फादर ऑफ आईवीएफ इन इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने भारत में पहली बच्ची दुर्गा को जन्म दिलवाया इस तकनीक के जरिए, और उसके बाद लगातार इस तकनीक को लेकर के लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अब तक विश्व में 8 मिलियन आईवीएफ बच्चे पैदा हो चुके हैं। इस तकनीक से उन लोगों को माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है जो लगभग हर तरफ से हार चुके थे। कई तरह के मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, जिनमें लो स्पर्म काउंट से लेकर के इरेगुलर पीरियड जैसी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स तक शामिल हैं, और इस बीच दर्जनों तरह की मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, उन सब का एक इलाज सामने आया, यानी कि उन सब समस्याओं के इतर भी कंसीव कर सकती है कोई महिला आईवीएफ तकनीक के जरिए। आईवीएफ तकनीक होती क्या है, इसे आसान भाषा में आप कैसे समझेंगे, ये जानने के लिए हमने बात की जानी मानी फर्टिलिटी एक्सपर्ट, आईवीएफ कंसल्टेंट डॉक्टर संगीता ताजपुरिया से, जो न सिर्फ एक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, बल्कि अब तक सैकड़ों मामले आईवीएफ से जुड़े डील कर चुकी हैं, और साथ ही इनफर्टिलिटी से जुड़े तमाम मामलों पर हजारों लोगों को गाइड कर चुकी हैं। मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर, फर्टिलाइजेशंस का मतलब होता है हस्बैंड का स्पर्म और वाइफ के एग का अटैचमेंट। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होना, जो आईवीएफ लैब में होता है। इसे कई लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, तो उसका अर्थ भी यही है कि लैब में हस्बैंड का स्पर्म और वाइफ के एग को फर्टिलाइज करके गर्भ बनाया गया है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सीधी भाषा में बॉडी के बाहर गर्भ का बनना। हमने ये भी जाना कि आईवीएफ के इस ट्रीटमेंट के दौरान स्टेजेस क्या हैं, किन किन चरणों में आप ये समझ सकते हैं जो आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू से लेकर के अंत तक कितने चरणों में होता है, कितना वक्त लगता है। आईवीएफ साइकिल को मिनिमम से मिनिमम 1 महीना ही लगता है, पर हम कोशिश करते हैं कि कम से कम पेशेंट हमारे पास 2 महीना रहे, जिसे हम बोलते हैं प्री आईवीएफ मेडिकेशन। अगर हमें उसका अगस्त में आईवीएफ करना है तो हम चाहते हैं पेशेंट हमारे पास जुलाई में आए, जिससे हम उसकी कुदरती साइकिल को समझें, और अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसे दवाई देकर ठीक करें, ताकि जब हम आईवीएफ करते हैं तो हमें आईवीएफ का मैक्सिमम रिजल्ट मिले। दूसरी बात आपने पूछी कॉस्ट। आईवीएफ का कॉस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है आईवीएफ के इंजेक्शंस, आईवीएफ का डिस्पोजेबल्स एंड आईवीएफ के मीडिया। ये तीनों में ही सबसे मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट आईवीएफ का लगता है। तो एक भारत में मिनिमम से मिनिमम एक साइकिल 1,20,000 से 1,50,000 की होती है, जो कि अगर आप और हायर क्वालिटी का इंजेक्शंस यूज करें तो सिंगल साइकिल 2 लाख से 2.5 लाख तक की भी हो सकती है। आईवीएफ ट्रीटमेंट खर्चीला होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अगर आप भारत में बात करें तो दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत में जो आईवीएफ की कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, और यही एक वजह है कि भारत एक नए आईवीएफ डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। मेडिकल टूरिज्म में ये एक बहुत बड़ा वर्टिकल सामने आया है, जहां पर बाहर से दंपत्ति आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए भारत में आ रहे हैं। वजह है इसकी लागत, यानी कि कॉस्ट, लेकिन भारत के लोगों को ये कॉस्ट ज़्यादा लगती है। तो हमने ये भी जाना कि दरअसल कितना पैसा लग सकता है इस पूरे ट्रीटमेंट में, कितनी कॉस्ट है। अगर एक दंपत्ति ये फैसला लेता है कि वो आईवीएफ ट्रीटमेंट कराता है तो तकरीबन कितना पैसा उसके पास होना चाहिए। आईवीएफ के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है स्टिम्युलेशन, जिसमें महिला को पीरियड के 2nd या 3rd डे से
डेली इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिससे कि उसके बॉडी के सारे एग्स मैच्योर हो जाए, जो कि एक अंदाजन तौर पे 9 से 11 दिन लगते हैं। फिर सेकंड स्टेप होता है एग पिकअप। जो हमने इंजेक्शंस देके एग बनाए हैं उसे बॉडी से बाहर निकालना, जो अंडर एनेस्थीसिया होता है, पर इसमें पेशेंट को एडमिट नहीं रहना पड़ता। 2 से 3 घंटे के बाद वो अपने दिनचर्या की एक्टिविटी कर सकती है। तीसरा स्टेप एम्ब्रियो बनाना। जो एक बॉडी से बाहर लिया गया है उसे हस्बैंड के स्पर्म के साथ आईवीएफ लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, जिस प्रक्रिया को 3 से 5 दिन लगते हैं। दैट इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। गर्भ जो लैब में बना है उसे वापस फीमेल के बॉडी में यानी यूट्रस में ट्रांसफर करना, विच इज कॉल्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर। सो द स्टेजेस ऑफ IVF आर 4: stimulation, egg pickup, embryo formation and then embryo transfer. हम ये भी समझेंगे कि क्या इस ट्रीटमेंट की कोई कॉम्प्लिकेशन है। ताज़ा मामला ये भी सामने आया था जहां 73 साल की महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। तो क्या ये सभी के लिए सेफ है या फिर इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन है? किसी भी उम्र में क्या IVF ट्रीटमेंट के लिए कोई भी जा सकता है? बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस का परसेंटेज बहुत कम है। इट इज एज लेस एज 1 in 1000। अब कॉम्प्लिकेशंस भी कौन से? कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अंडर एनेस्थीसिया। जब हम पिकअप करते हैं तो एनेस्थीसिया ड्रग का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। जब हम प्रोसीजर में एक बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं तो किसी को इन्फेक्शन या ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, या किसी और ऑर्गन को डैमेज होने के जो चांसेस रहते हैं। दिस कम्स अंडर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ IVF, बट द परसेंटेज ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन इज वेरी वेरी लेस। इट इज़ वेरी वेरी रेयर। आजकल एग फ्रीज करने का चलन बड़ा है। लेट मैरिजेस, करियर में आगे बढ़ने की ख्वाहिशें या फिर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी वजह हैं जो इस विकल्प की तरफ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर रही हैं। और ऐसे में हमने ये देखा है कि इस ट्रीटमेंट को लेकर के अब लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है, ये विकल्प के तौर पर ज़्यादा आ रहा है। आजकल एग फ्रीजिंग का स्टेटस चल रहा है का कारण है एज। IVF से क्या होता है? बच्चा। और कुदरत ने रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या समय दिया है? वो दिया है हमारी एज। 21 to 30 years is the best time of your life to have children. आप उसी को अगर 30 साल या 35 साल के बाद शुरू करते हो तो आपको प्रॉब्लम आना नैसर्गिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 25 years के जैसी आप होते हो, हर साल 5% आपका एग रिजर्व कम होना शुरू हो जाता है, जो कि 30 years में मात्र 12% पे होता है। इसीलिए अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है कि यू विल स्टार्ट योर रिप्रोडक्शन आफ्टर 30 years ऑफ एज और आफ्टर 35 years ऑफ एज, तो यू शुड फ्रीज योर एग एट द राइट टाइम, दैट इज बिफोर 25 years ऑफ एज, सो दैट यू कैन फ्रीज योर बायोलॉजिकल क्लॉक। मतलब आपने आपका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को अपने हिसाब से लॉक करके रखा है, और आप आगे जाके जब आप प्लान करते हैं तो उसके कारण आपको आपकी एज के कारण बाधा नहीं आएगी। इसीलिए एग फ्रीजिंग का स्टेटस जो बढ़ गया है, इट इज़ बिकॉज फीमेल्स और अ कपल आर प्लानिंग देयर प्रेगनेंसी लेट, विच इज़ अगेंस्ट नेचर, which is against nature's law and nothing else. IVF ट्रीटमेंट में कई बार कुछ कानूनी पेचों को भी देखा गया है, कई बार कुछ ऐसी तकनीकी अड़चनें हैं जो सामने आती हैं। ऐसे में हमने ये भी जाना डॉक्टर संगीता से कि इसकी जो लीगैलिटीज़ हैं वो क्या है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि IVF ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई कुछ कानूनी बारीकियां लोग समझ नहीं पाते हैं और कई बार कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने जनवरी 2022 में एक ART लॉ निकाला है,
जिसमें कि फीमेल की एज मैक्सिमम 50 इयर्स और पुरुष की एज मैक्सिमम 55 इयर्स तक ही लागू किया है IVF कराना। इसके पहले हम बड़ी उम्र की फीमेल्स और मेल का भी IVF में पहले रजिस्ट्रेशन कराते थे, बट इस लॉ के आने के बाद अपर लिमिट ऑफ फीमेल एज इज 50 एंड अपर लिमिट ऑफ मेल एज इज 55 इयर्स। तो हमने जाना IVF से जुड़े हुए सभी बुनियादी सवालों का जवाब, जो आपके ये समझने के लिए काफ़ी है कि एक IVF ट्रीटमेंट शुरू करवाने से लेकर के अंतिम चरण तक बीच में जो कुल मिला के प्रक्रिया रहती है, फिर चाहे वो पैसे की हो, फिर चाहे वो कानूनी पेचों की हो, वो तमाम चीज़ें क्या हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।